नमस्कार। जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 नजदीक है और ऐसे में अगर आपको उसकी तैयारी ना कराई जाए तो ये नाइंसाफी होगी। चलिए हम आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर दे देते हैं। प्री बोर्ड का मतलब है कि जैसा आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, ठीक है, मतलब जैसा आपके बोर्ड परीक्षा में आना है सेम उन्हीं चैप्टर्स से आपको यहां पर पेपर दिया जाता है। यानी फुल सिलेबस से प्री बोर्ड में पेपर आपका आएगा। इसीलिए यूपी बोर्ड ने भी कहा है कि भैया सारे टीचर, सारे स्कूल वाले 15 जनवरी तक अपना सिलेबस पूरा कर लें और इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में प्री बोर्ड करवा दिए जाएं। तो आपको तैयार रहना है, आपको अभी से तैयार रहना है। चलिए मैं बोर्ड का, ये प्री बोर्ड का पेपर दे रहा हूं। मॉडल सेम ऐसा ही रहेगा। मैंने जो इसमें से जो मैंने चैप्टर्स चुने हैं लगभग आपको वहां पर मिलेंगे। बस ये है, मैंने लिख दिया है वायरल पेपर, तो समझ लो ये वायरल पेपर ही है। वायरल पेपर का मतलब ये है सेम यही नहीं आएगा, मैं उसका दावा नहीं करता हूं सेम ही आएगा, लेकिन हाँ इससे कुछ चीजें आपको मिलेंगी। इससे आपको एक आधार, एक बेस पता चलेगा, क्योंकि मैं झूठ झूठ बोलता नहीं हूं, सीधी सी बात है। तो इससे एक बेस आपको पता चलेगा कि क्या बेस रहेगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। ओके, चले 3 घंटे 15 मिनट आपको मैं इसको 1 घंटे में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। कलम से क्रांति ललित कुमार और बोहिया जी हैं, जितेंद्र यादव जी हैं, रितेश जायसवाल जी हैं और विजय सुरहान आजमगढ़ से हैं। और मोटिवेशनल पॉइंट जी हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैशाली वैश्य जी हैं, जितेंद्र यादव और शशिकांत कुमार। ओके, चलिए आप लोग शेयर कर ही दिए होंगे, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक तो कर ही देते हैं आप, सब्सक्राइबर तो मेरे हैं ही आप, मैं कुछ करना ही नहीं, मैं बार बार नहीं कहूंगा। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है और इसी का उत्तर दे दीजिए कि हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है। हिंदी गद्य के खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है, ये आप बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। वैशाली वैश्य, जितेंद्र यादव, शशिकांत जी, बोहिया जी और धीरज कुमार जी। वीरेंद्र कुमार, मुकुल कुमार जी हैं, मुकुल कुमार मदनवाल, ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं भाई, गुड इवनिंग है। और जी जी मोटिवेशनल जी कह रहे हैं बिल्कुल हेलो। चलिए अंकित कुमार बी बोल रहे हैं, ऋषभ गुप्ता बी बोल रहे हैं, पंडित विकास दुबे जी सी बोल रहे हैं, बोहिया जी 1 कह रहे हैं, कलम से क्रांति 2। देखिए हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता, देखिए इतना ये मोस्ट, इसको आप मोस्ट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। आयरा गहरा ये क्वेश्चन नहीं है। ये हिंदी गद्य के खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। लगा लो सेकंड वाला, ठीक है, लगा लो और गांठ बांध लो इस प्रश्न को। जीवन में हर बार आपको, हाँ, मुनजीर अंसारी, सच्चिदानंद दुबे, अभिषेक यादव, हाँ चलिए चलिए, विकास दुबे जी आगे चलिए। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, फटाफट बताओ। बाल कृष्ण भट्ट हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज जी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि पंडित ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, तो ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे याद कर लो। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, आनंद के साथ पढ़ना है, बिल्कुल मजा आएगा। ये बोर बोर करने वाला कोई काम नहीं, मैं बोरियत वाली फीलिंग्स नहीं आने दूंगा आपको, बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप, पूरी क्लास में आनंद ही आनंद रहेंगे। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, जीवनी। कल साहित्य सामान्य हिंदी का मैं पेपर हल करवा रहा था, उसमें भी मैंने बताया था आवारा मसीहा के बारे में। तो अबाउट टू आवारा मसीहा आज यहां पर आपको सही आंसर दे देना है दिव्यांशु गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल, सामान्य साहित्यिक वाले दोनों देख लें, कुल मिला के ये पेपर तो साहित्यिक हिंदी वालों का है, लेकिन 50% पेपर मैच कर जाता है आप दोनों लोगों का। ओके, बिल्कुल पंडित विकास जी और जितेंद्र यादव डी बोल रहे हैं, अंकित कुमार सी बोल रहे हैं। देखिए आवारा मसीहा जीवनी है, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। वैशाली वैश्य, निशांत कुशवाहा, बिल्कुल हाँ, जीवनी जीवनी फोर्थ आंसर सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई एक जीवनी है, और यह है जीवनी किसकी, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। पथ के साथी,
पथ के साथी किसकी है? पथ के साथी रचना जो है वो किस विधा पर आधारित है? पथ के साथ किस विधा पर आधारित है? बता दीजिए जहांपना, पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? तो पथ के साथी उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, संस्मरण है, क्या है? बताइए। पथ के साथी क्या है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, संस्मरण है, क्या है? तो मैं राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर क्या है? चलिए, राइट आंसर पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। और पथ के साथी जब महादेवी वर्मा की रचना है तो पथ के साथी संस्मरण है। फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और विनोबा भावे। देखिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जो दी हुई है वहां से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे पूरा का पूरा। लेकिन इस वीडियो के एंड में ही मैं अपडेट करता हूं पढ़ाने के बाद। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे देखिए, अब 5 प्रश्न आए हैं पद्य से। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको टिक कर लीजिए और दिलो दिमाग में भर लीजिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर या फिर रामचंद्रिका। तो मैं बता दूं, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई इसके लेखक हैं। रामचरितमानस के जानते हो तुलसीदास हैं, सूरसागर के सूरदास है, रामचंद्रिका के केशवदास हैं। ठीक है, रामचंद्रिका के कौन? केशवदास हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो लगाएंगे। अगर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो वो आप क्या लगा देंगे? प्रिय प्रवास लगा देंगे। अगली रचना है दीपशिखा। रचना किसके द्वारा लिखी गई है? दीपशिखा की रचना किसके द्वारा की गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मैथिली शरण गुप्ता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। दीपशिखा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, संधिनी, सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और रामधारी सिंह दिनकर हैं। मैंने अभी भी आपको अभी बताया है प्रिय प्रवास के। तो प्रिय प्रवास वाला राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा, जो कि आप पवन दूतिका पढ़ते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस, वे गे में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में से धरा को भिगोते। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा प्रिय प्रवास। और उसी प्रिय प्रवास से एग्जाम कब है? अप्रैल में है भैया, ऐसा बोला जा रहा है पेपर्स में। तो कला और बूढ़ा चांद बताइए। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है और प्रिय प्रवास से ही आपकी जो किताब में पवन दूतिका है ली गई है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के रचयिता पंत हैं। बिल्कुल राइट आंसर पंत ही हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत। अंगा वाला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र सॉरी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो अनाम दास का पोथा के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, साथ में महावीर प्रसाद लगे हुए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। गांठ बांध लो, याद कर लो, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा और बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, हाँ। चलिए ललित कुमार जी, मोहित सिंह, विकास कुमार यादव,
चलिए देखते हैं, अब आए हैं गद्यांश। गद्यांश को आपको आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ने के बाद देखो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ 5 × 2 बराबर 10 है, ठीक है। 10 अंक का आपका प्रश्न पत्र, मतलब ये गद्यांश आएगा। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ संकल्प दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन नाश्रित रहता है। अब हमें ज्यादा गद्यांश में टाइम नहीं देना है, मैं टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले किस विषय का दूं, बताइएगा, ठीक है। तो आप देखिए उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम बताओ, सॉरी शीर्षक और लेखक का नाम बताओ। तो ये है, देखिए राष्ट्र आ गया, भूमि आ गई, जन आ गया, तो कौन सा पाठ हो गया, ये पहचानने की ट्रिक है। राष्ट्र आ गया, भूमि आ गई, जन आ गया, तो हो गया राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, कहते हैं किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो उत्तर देखिए, किस यहां लिखा है इसी दृढ़ भित्ति पर, ठीक है। तो कहते हैं किस दृढ़ भित्ति पर, प्रणाम भाव भूमि और जन, भूमि यहां से उत्तर लिखिएगा कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन इसी भित्ति पर, ठीक है। दृढ़ बंधन रूपी, यहां पे बीच में रूपी लगा लीजिए, दृढ़ बंधन रूपी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, ठीक है। क्या बात समझ में आया, भूमि और जन के दृढ़ बंधन रूपी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। किस मर्यादा को मान करके, तो यहां पर देखिए मर्यादा शब्द कहीं नजर आता है, इसी मर्यादा, भूमि और जन, तो किस मर्यादा की बात की जाएगी, भूमि और जन के दृढ़ बंधन, ठीक है। भूमि और जन के दृढ़ बंधन रूपी मर्यादा को मानकर, फिर लगाइएगा रूपी, भूमि और जन के दृढ़ बंधन रूपी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के, देखिए किताबों से रटे रटाए आंसर मत दो और इन पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्रश्न बनेंगे किताबों के रटे रटाए नहीं बनेंगे बेटवा, किताबों के रटे रटाए नहीं बनेंगे। प्रश्न बनेंगे सिंपल, प्रश्न बनेंगे सरल, प्रश्न बनेंगे इसी गद्यांश से, ओके, इसी गद्यांश से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसी गद्यांश से प्रश्न बनेंगे तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। तो क्या कहा, किस दृढ़ भित्ति पर, तो बता दिया किस मर्यादा को मानकर, प्रणाम भाव ही जन और भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, और इसी मर्यादा को मानकर, ठीक है, और राष्ट्र का चिर जीवन इसी पर आश्रित है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों का अधिकार उदय होता है, ठीक है। किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है, तो यहां देखिएगा उसे ही, यानी जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। हो गया उत्तर, हो गया, ठीक। फिर है पांचवा, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, तो पुत्र का स्वाभाविक माता के प्रति, देखिए यहां से देखिए माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, और वह एक निष्कारण धर्म है। हो गया उत्तर, पांचों हो गए। आगे देखिए अगला गद्यांश से आपको एक ही करना है, मैं दोनों हल करवाए देता हूं ताकि दिक्कत न हो। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। प्रस्तुत देखिए इसकी हम व्याख्या अभी कर देते हैं, इसकी व्याख्या समझिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं
जो साधारण प्रजा के श्रम पर, साधारण प्रजा के खून पसीने पर पली और बढ़ी थी, उसी सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक यह है अशोक का वृक्ष। और यह अशोक का वृक्ष चाहे जितना मनोहर हो, चाहे जितना पुष्पित हो, चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना रहस्यमयी हो, चाहे जितना अलंकारमय हो, चाहे जितना साज सज्जा से युक्त हो, चाहे जितना ही मोहक हो, परंतु मैंने बताया ना, इतना उल्टा लिखेगा, यहां से उधर को उल्टा व्याख्या कीजिएगा। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई, परंतु जो सामंत प्रजा के खून पसीने की कमाई पर जीवित रहते थे, वे सारे सामंत नष्ट भ्रष्ट हो गए। वो सामंतों का समाज समाप्त हो गया और कामदेव के उत्सव की जो धूमधाम थी वो भी अब मिट गई है। ठीक, इसकी व्याख्या इतनी करिएगा। ओके, देखिए सामंत मीन्स आप पूछेंगे तो क्या होगा, राजे महाराजे जो होते थे, ठीक है, सामंत होते थे राजाओं के यहाँ, जमींदार प्रकार, एक प्रकार से आप समझ लो। तो वो क्या करते थे सामंत लोग, यानी वो अधिकार क्षेत्र उनका होता था, तो वो सभी अधिकतर लोगों से मजदूरी करवाते थे, परिश्रम करवाते थे। ठीक है, तो वो थे सामंत। अब देखिए, अब कहते हैं कि गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक तो समझ गए आप यार, अशोक का फूल, और बिल्कुल अशोक का फूल टीबीटी जी, हाँ बिल्कुल स्वागत है। राम घनी चौधरी, हाँ अंशुमान पांडे, बोर्ड पेपर कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल और फरवरी में। आप प्री बोर्ड पहले दीजिए, आपको ध्यान प्री बोर्ड पे देना है, क्योंकि प्री बोर्ड के भी अंक अपलोड हो रहे हैं इस बार। ओके अंशुल जी, चलिए तो देखिए गद्यांश का के पाठ का शीर्षक क्या है? अशोक के फूल। लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश व्याख्या अभी बताई। अशोक क्यों पीछे छूट गया? अशोक क्यों पीछे छूट गया? क्योंकि दुनिया अपने रास्ते चली गई, इसलिए अशोक पीछे छूट गया। हो गया। संतान कामिनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? तो संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। यहां पे का है, ठीक है। यक्षों की इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान किसने घटा दी? पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। ये भी हो गया। देखो कितना कठिन थोड़ी ना है, कितना सरल है। ठीक है, बिल्कुल प्रिया राजपूत, संजय पासवान जी। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप साहित्यिक हिंदी वाले लोग हैं, तो आपके पाठ भी साहित्यिक हिंदी वाले होंगे। देखो जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग तो कट गया है, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन उनका गंगा अवतरण नहीं कटा है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कै सन्मानी, सकुचत ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। समझ में आया? ये गंगा अवतरण है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। शीर्षक गंगा अवतरण, रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं, मैं पूरे की व्याख्या। जब गंगा जी लहराती हुई आकाश मंडल से धरती की ओर काली दुर्गा की भांति किलकारियां मारती हुई चली, तो कृपा के निधान अर्थात कृपा के भंडार, कृपा का निर्धारण करने वाले अर्थात दया के खजाने, सुजान माने चतुर, शंभु माने शिव, ही माने हृदय, की गति माने स्थिति, जानी माने जानी। समझ गए? तो भगवान शिव ने दुर्गा की तरह, मतलब काली दुर्गा की तरह आती हुई, अपने प्रचंड रूप के साथ आती हुई गंगा के रूप को पहचान लिया, गंगा के मनः स्थिति को पहचान लिया। तो दियो शीश पर ठाम, ठाम माने होता है स्थान, तो उन्होंने अपने शीश पर ठाम दिया। बाम करिके मन सन्मानी, सन्मानी है यहां पे, मनमानी नहीं है। तो उन्होंने अपने बाम करिके सन्मानी, उनको अपनी
वामा की तरह रखा, वो सम्मान दिया, ठीक है। और सकुचत, इस सकुचत अर्थात संकीर्ण होती हुई, ऐंचती हुई, खींचती हुई अपनी लहरों के साथ, अंग अपने अंगों को खींचती हुई, सकुचाती हुई अंगों वाली गंगा, सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक संग लजानी, प्रसन्नता पूर्वक लजाती हुई जटा जूट, भगवान शिव की जटाओं में हिमकूट, हिमालय पर्वत पर सघन वन सिमिट सयानी, भगवान शंकर की सघन वन रूपी जटाओं में आकर के सिमट कर समा गई। तो शिवजी तोहरी रीत निराली, शिवजी तोहरी रीत निराली, अब बगल में पत्नी सिर पर साली, समझो, शिवजी तोहरी रीत निराली, बगल में पत्नी सिर पर साली, और राख लई तो झेली सदमा, और छोड़ दई तो लड़ी मुकदमा। हाँ समझिएगा, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप समझिएगा कि उन्होंने तो साली कैसे हुई गंगा जी, क्योंकि गंगा भी हिमालय की पुत्री, और वो अपनी कौन, गौरा भी हिमालय की पुत्री, पार्वती भी, तो दोनों हिमालय की पुत्रियां हैं, तो गंगा छोटी थी, तो वो कौन थी। हाँ बिल्कुल करा देंगे बालाजी की, आप पढ़ लीजिए, आपके पास बालाजी है ना, तो पढ़ लीजिए बालाजी क्वेश्चन बैंक, उसके गद्य के बहुविकल्पीय करा दीजिए। गद्य के उसमें बहुविकल्पीय कराना क्या है, वो तो लिखे होंगे ना आपके पास। हाँ हम करा देंगे, अगर मेरे पास क्वेश्चन बैंक में ले आऊंगा करा दूंगा, ठीक है चलिए। हाँ एक ही आएगा, मतलब एक ही आएगा राजेंद्र यादव जी, क्या एक है, तो समझिएगा शीर्षक रचयिता का, हाँ रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दी। अच्छा, किसकी कोमल भावना को शिवजी जान गए, तो गंगा की कोमल भावना को शिवजी जान गए। शिवजी ने गंगा जी को कहां पर स्थान दिया, तो शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं, जटाजूट में स्थान दिया। गंगा जी कहां पर सिमट कर छिप जाती हैं, कहां पर, सघन वन रूपी जटाजूट में भगवान शिव के छिप जाती हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये कहां से लिया गया, ये कहां से लिया गया, देखिए भैया शेयर कर दीजिए यार, काहे हमको संकट में डाल रहे हो, शेयर कर दो यार, जब लोग आएंगे नहीं तो मैं बैठ के क्या बाजा बजाऊंगा, मैं ऐसे बाजा बजाता रहूंगा, गाता रहूंगा, ठीक। तो आप जो है भेज दीजिए उसको, मतलब शेयर कर दीजिए लोगों को, मतलब आप कल कितना शेयर किए थे आज नहीं किए। तो मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात मनुष्य द्वारा रचित अणुबम रूपी सूरज मनुष्य को ही भाव बनाकर समाप्त कर गया था, संहार कर गया था, राख की ढेरी बनाकर चला गया था। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की साखी अर्थात मानव की साक्षी है, उस मनुष्य की, उस दुर्दम्य इच्छा वाले मनुष्य की साक्षी आज जो जली हुई छायाएं मानव की पत्थरों पर पड़ी हैं, जिनके पत्थरों पर मात्र छाया रह गई थी उस परमाणु बम के गिरने से, तो आज वो साक्षी हैं, वो गवाह हैं, आज भी देखने को मिलती हैं। जब जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तब की ये बात है। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने जो है, सर मेरे अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुए, देखिए हाफ ईयरली नहीं हुए, मैंने उसका मॉडल पेपर दे दिया है, हाँ ठीक है चलो। संदीप चौहान जी कह रहे हैं ध्यान लगा के पढ़ो भैया, बिल्कुल ध्यान लगाइए, आराम से ध्यान लगा के पढ़िए, नहीं तो दिक्कत होगा, पढ़ते रहिए। अगर कहीं चूके चूके तो समझ लो, वो आप समझो, अगर चूके तो आप समझो, हाँ। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कवि का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दी, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है, अणुबम है, मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम है। अब कहते हैं अणुबम रूपी सूरज किसे और किस प्रकार भाप बनाकर सोख गया, अणुबम रूपी सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, ठीक है। और कौन आज भी महाविनाश के गवाह हैं,
पत्थर पर लिखी हुई मनुष्य की जली हुई छाया आज भी उस महाविनाश के गवाह हैं। अब देखिए आगे आएगा पांचवा, उसमें आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में देना होगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनमें से किसी एक का लिखना होगा। 80 शब्दों में एक कवि का साहित्यिक परिचय देना होगा। 3 अंक का साहित्यिक परिचय, 2 अंक की रचनाएं भी आपको लिखनी है, तो वो नहीं लिखेंगे तो अंक कटेंगे। कर्मनाशा की हार और बहादुर कहानी को हम पहले ही वर्णित कर चुके हैं, और बहादुर पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण भी हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में क्रमबद्धता से पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। कहीं भर आपको कहीं भी हिंदी के लिए भटकना नहीं है। एक जगह बैठिए और उसी ठाम पर सब कुछ पढ़ लीजिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आपको 80 शब्दों में अर्थात 1 से 1.5 पेज में उत्तर देना। 80 शब्द एक ही पेज में आ जाते हैं, लेकिन आपको 1.5 पेज लिखना होगा, तभी पूरा हो पाएगा प्रश्न और पूरी बात आप रख पाएंगे। मुक्त यज्ञ सत्य की जीत है, रश्मिरथी, आलोक व्रत और त्यागपथी, श्रवण कुमार, ये सब जो है आपके खंड काव्य हैं। जो आपके जिले में चलता हो उसको आप लीजिए और उसके प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, खंड खा देखो। अब संस्कृत गद्यांशों का 2 और 5 बराबर 7 अंकों में आपका क्या करना है, संदर्भ 2 अंक का है और अनुवाद 5 अंक का, यानी 7 अंक का आएगा। देखिए, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना, महामनस्विना मतलब महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे, प्रयाग में, प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित, परिवारे परिवार में, अभवत माने हुआ। यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, अस्य मीन्स इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत, संस्कृत के सम्मान्य विद्वान थे। आसीत माने थे, अयम माने यह, प्रयागे माने प्रयाग में, एव माने ही, यह प्रयाग में ही, इन्होंने प्रयाग में ही, अयम मतलब इन्होंने प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, चा मीन्स और, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय माने महाविद्यालय में, शिक्षाम प्राप्य, शिक्षा प्राप्त करके, ठीक है, अत्रैव यही राजकीय विद्यालय, यही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन आरंभ कर दिया। युवकः मालवीयः, युवक मालवीय, स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानाम मनांसि अमोहयत, जनानाम माने लोगों के, मनांसि माने मनों को, अमोहयत माने मोह लिया। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। हम आपको इसका संदर्भ लिखना बता देते हैं। पहले ही आप लिख दीजिएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के मदन मोहन मालवीयस्य नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। अथवा ये कीजिए, ये महर्षि दयानंदा से लिया गया। देखो, अंतिम छोर से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जनवरी में पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन कर लेना है और फरवरी में प्री बोर्ड दे देना है, क्योंकि प्री बोर्ड आपका बहुत महत्व रखता है ऐसे समय में जब आपका प्रमोशन का नाम आएगा, वैसे समय में प्री बोर्ड ही काम आएगा। ओके, लेकिन फिलहाल प्रमोशन की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल जेन्युइन आप एक एग्जाम होगा, ओरिजिनल क्वालिटी के आप अंक लीजिए, काहे तमाशा लेंगे। प्रीतः माने प्रसन्न, गुरु माने गुरुम, तम माने उनसे, अभाषत माने बोले। सौम्य, हे पुत्र, विदित वेदितव्यो असि, जानने योग्य सब जान गए हो, नास्ति किमपि अविदितम तव, तुम्हारे लिए कुछ भी अविदित नहीं है। अद्य अद्वितीय अस्माकं देशः, अद्वितीय आज तो, अस्माकं देशम देशः हमारा देश, अज्ञान अंधकारो निमग्नो वर्तते,
अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्नो माने डूबा हुआ, वर्तते माने है। नार्यः अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है। शूद्राश्च, और शूद्र तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडियों की पूजा हो रही है। वेद सूर्योदयम अंतरा, अज्ञानांधकार न गमिष्यति। वेद सूर्यो अर्थात वेद रूपी सूर्य के उदयाम अंतरा, उदित होने के बाद भी अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, अज्ञान अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्ति अस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्नमय्य पतितान, पतितों को उठाओ। समुद्धर स्त्री जाति का उद्धार करो। खंड्य पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इति एव में अभिलाषः, यही मेरी अभिलाषा है। इयमेव, और यही चा, और मैं माने मेरी गुरुदक्षिणा, गुरुदक्षिणा है। ये कहां से लिया गया है? महर्षि दयानंद पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। अब आइए पद्यांशों को हल करना होगा। समझिए। कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो, विस्मर्तव्या गुणेतरः, संबंधो बंधुभिः, श्रेयानलोकयो उभयो अपि। समझ में आया? कर्तव्यो, करना चाहिए। भ्रातृषु, भ्रातृषु मतलब भाइयों से। स्नेहो माने प्रेम, भाइयों से प्रेम करना चाहिए। विस्मर्तव्या गुणे तरह, और अवगुणों को विस्मर्तव्या भुला देना चाहिए। ये कौन समझा रहा है? कौन किसको समझा रहा भाई? अरे ये आपको मैंने पढ़ा दिया दूतवाक्यम, और उसी दूतवाक्यम जो आपका अंतिम पाठ है वहां से आया है श्लोक। अंतिम पाठ दूतवाक्यम, अंतिम पाठ दूतवाक्यम, वहां से आया श्लोक। कह रहे हैं श्री कृष्ण किसको? अर्जुन को, उसको दुशासन को, हाँ अरे उसको क्या, दुशासन को समझाते हुए कह रहे हैं दुर्योधन को कि कर्तव्यो भ्रातृशिष्णोः विस्मर्तव्या गुणेतरः। हे सुयोधन, कर्तव्यो भ्रातृशिष्णोः, भाइयों से स्नेह करना चाहिए। विस्मर्तव्या, भुला देना चाहिए। गुणेतरः, अवगुणों को। गुणेतरः मतलब गुण इतरा, गुणों की अन्य चीजें, अर्थात गुणों से इतर चीजें। गुणों से इतर मतलब अवगुणों को। तो कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो, भाइयों से प्रेम करना चाहिए। विस्मर्तव्या गुणेतरः, अवगुणों को भुला देना चाहिए। संबंधो बंधुभिः, बंधुओं से संबंध। संबंधो बंधुभिः, संबंधो बंधुभिः अर्थात बंधुओं से संबंध। श्रेयान माने कल्याणकारी है। लोकयोः उभयो अपि, दोनों भी लोकों के लिए कल्याणकारी है। उभयो अपि माने दोनों ही लोकों के लिए कल्याणकारी है। श्रेयान माने श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के दूतवाक्यम, संस्कृत दिग्दर्शिका के दूतवाक्यम नामक पाठ से उद्धृत है। बस सिंपल सी बात है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, और सीरियल से आपको सब कुछ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 2022 के लिए, आराम से पढ़ लीजिए। और सिलेबस नहीं बदला तो 2023 में भी चलेगी। निंदन, देखिए इसके लिए जो अगला श्लोक है, जो अगला श्लोक है, इसको बताओ भैया कि कहां से लिया गया है। आप रोज पढ़ाते हम आपको। हाँ हाँ, देखिए जियोग्राफी से हमको कुछ नहीं आता है। अखिल विश्वकर्मा, विनीत यादव जी, आदर्श द्विवेदी जी हैं। हाँ बिल्कुल, ओमकार राजभर, हम आपको जानते हैं भाई। ठीक है, आप रिकॉर्डेड पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, पढ़िए मतलब पढ़िए आप। मेरा मानना यह है कि आप पढ़िए। ओके सुभाष, चलो सत्येंद्र वर्मा जी हैं, ठीक है। प्रदीप यादव, सुभाषित रत्नानी, ओके ठीक है। निंदन्तु नीति निपुणा, यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु माने निंदा करे, नीति निपुणा नीति से निपुण लोग, निंदन्तु चाहे निंदा करें, यदि वा अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें, चाहे निंदा करें नीति से निपुण, चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी आए, समाविशत माने आना, लक्ष्मी अर्थात धन संपदा आए। गच्छतु वा अथवा चली जाए, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यैव वा आज ही, अद्यैव माने आज ही, अद्य एव वृद्धि संधि, अद्यैव वा आज ही मृत्यु हो, मरणम माने मृत्यु, अस्तु माने हो, आज ही मरण हो, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। परंतु न्यायात पथः, न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति पदम न धीराः, परंतु धीर लोग न्याय के पथ से पद विचलित नहीं करते। कहां से लिया गया है? हाँ, सुभाषित तरतानी से। अब आपको संस्कृत के प्रश्नों को हमने करवा दिया चैप्टर बाय चैप्टर। 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे भैया, इसको छोड़ना नहीं, मरोड़ देना। हंस पोतिका कस्य दुहिता, तो इसको लिखिए राजहंसस्य दुहिता। किसकी? राजहंसस्य दुहिता, ठीक है, राजहंसस्य दुहिता। ओके, समझिए। कः सर्वज्ञः, तो आत्मज्ञः, आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। मूर्खाणां कालः कथं गच्छति, मूर्खाणां कालः निद्रया कलहे व्यसनेन, व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, कलहेन वा गच्छति, ठीक है। मूर्खाणाम कालः कथम काटो, लिखो व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। का भाषा? तो संस्कृत भाषा। बस कुछ नहीं, हो गया। 4 करवा दिए हैं, 2 ही आएंगे। श्रृंगार रस देखो, श्रृंगार रस देखो, उदाहरण बताओ। श्रृंगार रस का उदाहरण कौन बताएगा? अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दो। भैया जी जान रहेगी जब तक, तब ही लक्ष्य है, और जी जान चला जाएगा तो लक्ष्य को क्या करेंगे? बस ये है, दिन रात एक कर दो लक्ष्य के लिए। रात को रात मत गिनो, दिन को दिन मत गिनो। अच्छा, आदर्श द्विवेदी कह रहे हैं आपकी कृपा से 70 में 65 आ गए हैं। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आप आगे 70 में 70 लाएं, यही कामना है। 70 में 65 की बात मत करो। बाबू भैया कैसे हैं? रामपाल सिंह, बाबू भैया को बताओ। प्रिया राजपूत जी, जी बिल्कुल। और पीयूष गुप्ता जी हैं, पीसीएम जी हैं। अच्छा, उज्जवल जी हैं। संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं आते। कौन कहता नहीं आता? भैया पीसीएम में नहीं आते ना, मतलब हमारा बात समझिए। ये कौन कहता क्वेश्चन आंसर नहीं? साहित्यिक हिंदी में आते हैं भैया, लिटरेचर में आते हैं। कला वर्ग के विद्यार्थियों को आना है 2 अंक का, ये 2 क्वेश्चन आने हैं 4 अंक के। ये सामान्य हिंदी के चक्कर में मत पड़ो भैया, ये साहित्यिक हिंदी चल रही, इधर समझो। लताओट, देखिए राजेंद्र यादव जी ने श्रृंगार रस का जो है, देखिए किसी कहने मत आओ, 2 अंक 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो दिखाया है आपको बिल्कुल सही है। साहित्यिक हिंदी में 2 आते हैं, बाकी सामान्य हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते, आंसर वो क्वेश्चन प्रश्न नहीं आते संस्कृत के। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, है ना? हाँ, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अंशु विश्वकर्मा, अरे ठीक है, आप पढ़ते रहिए बस। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से, रति नामक स्थायी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की कहते हैं। नहीं नहीं, देखिए अंकित कुमार ऐसे लिखेंगे, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो श्रृंगार रस में आपका हो गया लता ओठ और कौन हो तुम वसंत के दूत। साक्षी मिश्रा ने देखिए उदाहरण लिखा,
कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिरी में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये भी आप लिख सकते हैं श्रृंगार रस में, ठीक है। तो आप श्रद्धा मनु का श्रृंगार रस में है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। जैसे कि आप शुरुआत में क्या है, श्रद्धा मनु, ठीक है। और वो जो है श्रृंगार रस में जैसे कि जो है अरे वो क्या मैं बोल रहा था, वो कौन सा एक बहुत मशहूर है, हाँ, दुख की पिछली रजनी के बीच वो नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, वो मत लिखना श्रृंगार में। हाँ, उसमें उसमें जो है मत लिखना, उसमें ये जो है थोड़ा सा शांत रस की ओर चला जाता है, ठीक। बाकी सब लिख सकते हैं आप, पूरा कामायनी का जो श्रद्धा मनु है लिख सकते हैं। अच्छा, हास्य रस बताइए। हास्य रस का, हास्य रस जहां हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो हास रस का एक हम छोटा सा उदाहरण आपको आनंदित करने के लिए सुनाते हैं कि बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारेन तय, बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारेन तय, तो ससुर जी हमरे बोले भगवन आपकी कृपा भय, गऊ के जैसन बिटिया हमरी, गऊ के जैसन बिटिया हमरी, मिला है लड़का हीरा, और पिताजी हमरे सही ना पाइन मूल दहेज के पीरा, चिढ़कई बोले ससुर से हमरे कितना बढ़िया मेल है, और गऊ अगर है लड़की तुम्हारी, लड़को हमरा बैल है, गऊ अगर है लड़की हमरी, लड़को तोहरा बैल है, गऊ अगर है लड़की तुम्हारी, लड़को हमरा बैल है, ठीक। ये लिखना नहीं है, साहित्यिक उदाहरण लिखिएगा। जहीं दिसी बैठई नारद फूली, तही दिसी वाहन बिलो किए भूली, हाँ, मातही पितही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, ये भी लिख सकते हैं। चरण कमल में रूपक अलंकार है, गुंजन कनौजिया बिल्कुल है। हाँ, तो यह देखिएगा यमक अलंकार, हाँ, यमक अलंकार सब जानते, कनक कनक वाला, रूपक चरण कमल रोज पढ़ाते हैं, सोरठा रोला कोई नई बात नहीं है। रोला का उदाहरण हम बता देते हैं कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध वीर, ये हैं प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी, ये लिख दीजिएगा। अब चलिए आते हैं व्याकरण की ओर, ठीक है। रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। हाँ, शीश पर गंगा हसे अनुराग गुप्ता लिख सकते हैं हास्य रस में भाई। अब देखिएगा, निम्न में से किसी एक विषय पर, अच्छा गौर करो, यहां पर एक चीज गौर करना, मैंने बताया था 7 में से 5 निबंध याद कर लो, और वो 5 में से देखो यहां कितने आए। हमने बताया मेरा प्रिय कब आया, भारत में भ्रष्टाचार आया, साहित्य वाला मान लो नहीं आया, लेकिन साहित्यिक हमने बताया था, साहित्यिक साहित्य समाज का दर्पण ये बहुत अच्छा आता है, लेकिन बेरोजगारी और मेरा प्रिय साहित्यकार 3 फंसे, मान लो ये 2 हमने नहीं बताया था, लेकिन यहां पे 3 फंसे, और आपको लिखना कितना है, 1। तो मैंने वो 5 बताए हैं, उनको गांठ बांध लो, 5 निबंध आपको तैयार ही कर लेने हैं उन 7 में से, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, अब देखिए सच्चित का संधि विच्छेद करो, देखो इसमें कौन सा सही है। अच्छा, शेयर नहीं किए हो, ना करो शेयर, आप हमारी बात ना मानो भैया, हम आपके लिए, हाँ देखो कर दिया है शेयर, देखो सब लोग जुड़ गए हैं। अच्छा, देखो मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, बच्चे को बुलाता हूँ, कॉपी लिखवाता हूँ, कॉपी चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, कॉपी कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे सुधार करना है। तो कॉपी राइटिंग मैंने अंग्रेजी की डाल दी है, संस्कृत की डाल दी है, हिंदी की डाल दी है, साहित्यिक सामान्य दोनों हिंदी की पड़ी हुई हैं, और हिंदी की तो बल्कि 3 कॉपियां हैं, हाई स्कूल की कॉपी भी है, अंग्रेजी कक्षा 10 की कल आ जाएगी, और कक्षा 12 की हमने संस्कृत और हिंदी दोनों डाल दी हैं, अंग्रेजी भी कक्षा 12 की आज ही डाल दी हमने। तो कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी देख लेना, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सच्चित का बताओ। संजय कुमार जी धन्यवाद भाई, हम बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। उत्कर्ष वर्मा, आप तारीफ करें तो अच्छा है, मैं तो करूंगा नहीं अपनी।
ठीक है, राजेंद्र यादव, कौन सा सर निबंध बताएं? 7 निबंध बताए थे राजदीप, आप देख लीजिए, एक वीडियो पड़ा हुआ है कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है। सचित में सत धन चित, ये देखिएगा बा वाला इसका सही है। नायका का संधि विच्छेद क्या होगा? नय अका होगा, आ वाला सही हो जाएगा। उपोषति का क्या होगा? देखिए पररूप संधि है, उपोषति में पररूप है, तो उपधन ओषति, ठीक है, तो बा वाला सही हो जाएगा। नीलोत्पल में समास बताओ, नीलम च तत् उत्पलम कर्मधारय समास है, सा वाला सही हो जाएगा। प्रतिग्रहम में ग्रहम ग्रहम प्रति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नयतम में बताइए। नयतम में देखो, नयतम में नी धातु क्या हो गया? नयतम में नी धातु, और जब नयतम में नी धातु है तो लकार बताओ कौन सा होगा? नी धातु, लोट लकार, ठीक है, लोट लकार। और फिर कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और द्विवचन है, ठीक है, कितना द्विवचन है। ये ऐसे 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 होते हैं, रूप 9 होते हैं, तो ये यहां पर का है। देखो पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, तो ऐसे पे है, ऐसे ही है। नयत नयताम नयंतु, नय नयतम नयतु, ठीक है, यहां पे इस प्रकार चलेगा। तो यहां पे समझ गए आप। अच्छा, अपिबह रूप पूछ रहा किसका है? तो अपिबह में पा धातु हो जाएगा, क्या हो जाएगी? पा धातु, पा धातु। और जब पा धातु हुई तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा अपिबह। धातु लकार पुरुष पूछा है। आत्मनः देखिए, आत्मनः तो हमने बताया था आपको, आत्मा आत्मानम आत्मनः आत्मने, आत्मनः आत्मनः आत्मनि, षष्ठी सप्तमी का एक वचन होता है। तो देखिए यहां पे षष्ठी सप्तमी का एक वचन, तो ये सही हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन आत्मनः रूप होगा, ठीक है। नामना रूप है तो नाम नाम नामना नामने, तो तीसरे नंबर पे आया, तो तृतीया हो जाएगा, एक वचन हो गया। श्रीमती में श्री शब्द है और मतुप प्रत्यय है। नीत्वा में नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। और घा वाला देखिएगा, रेखांकित अंश में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। नियम कैसे लिखा जाता है संस्कृत की कॉपी में हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, बच्चे ने लिखा है, मैंने उसके निर्देश दिए तो बच्चे ने लिखा, बिल्कुल सही तरीका था वो। तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, तो आप लिखेंगे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे वार्तिक सूत्र के माध्यम से अभिता परिता समया तथा निकसा आदि धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, अतः ग्रामम शब्द में द्वितीया विभक्ति है। श्री गुरुवे नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाच्च चतुर्थी, ठीक है, आदि धातु, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड आदि धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः श्री गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। सह शीर्षा खल्वाटा अस्त येनांग विकारः, येनांग विकारः शब्द से जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया होती है, अतः शीर्षा में तृतीया विभक्ति है, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखिए 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो लिखो नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नोट कर लो, तो क्या लिखेंगे? नदीषु, नदियों में, नदीषु गंगा पवित्रतम अस्ति। सबसे पवित्र का मतलब है पवित्रतम, सबसे पवित्र मतलब वही सुपरलेटिव डिग्री, पवित्रतम, पवित्रतमा अस्ति, ठीक है। और गुरु के आदेश का पालन करो, गुरोह आज्ञा पालयतु, पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ, ठीक है, पिता के साथ, तो पुत्रः पित्रेण सह गच्छति, राम ने रावण को बाण से मारा, तो रामः, रामः रावण को रावणम बाणेन हतः, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आसीत, हो गया। तो भैया अब ये आपका पेपर हुआ पूरा, डिस्क्रिप्शन में पहली है लिंक, ठीक है। अच्छा, आत्मा की विभक्ति देख लो,
कहाँ अमन स्टेटस जी देखिए, आत्मा की विभक्ति क्या होती है मैं आपको बता दूं, क्या डाउट है? देखो यहाँ पे आत्मा है, आत्मा, आत्मनः। देखो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, मैं अभी 1 मिनट में प्रूफ दे देता हूं, मैं देर नहीं लगाता हूं, मैं 1 मिनट में प्रूफ देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो है आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, और डाउट हुआ तो समझ लो दिक्कत हुई। ठीक है, चलिए मैं अभी आत्मा के शब्द रूप देता हूं आपको। हाँ, बिल्कुल शब्द रूप में आपको दे दूंगा। और इमेज ढूंढ लेता हूं मैं, इमेज ढूंढता हूं और आपको दिखाता हूं आत्मा के क्या हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक इसके नीचे जो है आपको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः। ठीक है, सुनिए यहाँ पे क्या बोला था, आत्मनः, आत्मनः। एक बार दूसरा इमेज ले लेते हैं हम, दूसरा इमेज ले लेते हैं। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। ये देखिएगा, देखो भैया षष्ठी का एक वचन, ठीक है, षष्ठी सप्तमी, अच्छा हमने कह दिया था आत्मनि, ओके, सॉरी सॉरी फॉर दिस सप्तमी, आपने ठीक किया जो मुझे टोक दिया। षष्ठी का एक वचन, लेकिन आप देखिए यहाँ पे षष्ठी का एक वचन है नहीं, तो जब षष्ठी का एक वचन नहीं होगा तो यहाँ पे आप देखिए आत्मनः, यहाँ पे द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन भी है यहाँ पे। तो द्वितीया का बहुवचन है क्या इसमें? नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, तो गलती तो यहाँ पर स्वाभाविक थी। देखो यहाँ पर अभी देखो आप देखो यहाँ पर आत्मनः रूप आत्मन शब्द का क्या है, तो ये या तो आत्मनः रूप होगा पंचमी, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन होगा। ठीक है, या फिर पंचमी और षष्ठी का एक वचन होगा। अच्छा ठीक है, पंचमी का है, ओके ठीक है, चलिए 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 ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, पंचमी का एक वचन। तो अब आपको आत्मना याद हो जाना चाहिए। देखो आत्मना अब आज रट लो, आज के बाद गलतियां ना हो। देखो पंचमी और षष्ठी का एक वचन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो हाँ, यहां देखिएगा, पंचमी का एक वचन और द्वितीया का बहुवचन और षष्ठी का एक वचन, पंचमी षष्ठी का एक वचन और द्वितीया का बहुवचन आत्मनः बनता है। इसीलिए थोड़ा सा आत्मनि में भूला, मैं ऐसे रटता हूं ना, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, आत्मन। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नंबर में, संख्या में, क्रमबद्धता में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो मैंने गलत लिख दिया। और यहाँ पे देखिएगा आत्मानो स्क्वायर आत्मभ्याम क्यूब आत्मनो आत्मनो आत्मानो, यहाँ पे आत्मान आत्मन आत्म भी आत्म आत्मा नाम आत्मसु, और जहाँ पे सु लग जाए वहां सप्तमी का बहुवचन होता है, और जहाँ पे आम लग जाए वहां षष्ठी का बहुवचन होता है। भ्याह भ्याह लग जाए तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है, भ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन है। इस प्रकार आप याद करिए, मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है। अच्छा, अमन स्टेटस करें आत्मनि होगा, आत्मनि कैसे होगा भैया सप्तमी? यहां पे पूछा क्या है, यहां देखो, यहां पूछा है आत्मनः, आत्मनः रूप पंचमी का एक वचन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सप्तमी का तो आत्मनि होता है ना, आत्मनि। ओके, चलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। और आपको कॉपी देख लेनी चाहिए जो मैंने करवा दी है अंग्रेजी